इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सीधी लकीर पर नहीं चलते। वो उस जगह पर खड़े होते हैं जहां कई रास्ते आकर मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जहां मतलब विज्ञान, अध्यात्म और यहाँ तक कि सियासत भी एक दूसरे से हाथ मिलाती है। और ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं जीवक कौमारभृत्य की। हाँ, एक ऐसा नाम जिसे प्राचीन भारत का मेडिसिन किंग कहा जाता था। और शायद उनकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो भगवान बुद्ध के निजी वैद्य थे। उनके पर्सनल फिजिशियन। बिल्कुल, उनके पर्सनल फिजिशियन। तो आज का हमारा इरादा एकदम साफ है। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, उनके आधार पर हम जीवक की कहानी को गहराई से समझेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अनाथ बच्चा उस दौर का सबसे बड़ा डॉक्टर कैसे बना। उन्होंने ऐसे कौन से मेडिकल चमत्कार किए जो आज भी मतलब डॉक्टरों को हैरान कर देते हैं। सही बात है। और चिकित्सा के शिखर पर बैठकर उन्हें अध्यात्म में ऐसी क्या शांति मिली। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक महान डॉक्टर की नहीं है। नहीं, ये इस बात की भी है कि ज्ञान और करुणा जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि कोई मेडिसिन किंग बनता कैसे है। हाँ, शुरुआत कहाँ से होती है? नींव कहाँ से पड़ती है? जाहिर है उनकी पढ़ाई से। स्रोत बताते हैं कि वो तक्षशिला गए थे। हाँ, और तक्षशिला को उस जमाने का आप हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड समझिए। अच्छा। बस उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और प्रभावशाली। दुनिया भर से लोग वहां सिर्फ चिकित्सा ही नहीं, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष मतलब सब कुछ सीखने आते थे। वहां से पढ़कर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और जीवक ने वहां 7 साल बिताए। हाँ, 7 साल। ये दिखाता है कि वो सीखने के लिए कितने कितने बेचैन थे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है उनकी फाइनल एग्जाम की कहानी। हाँ, उनके गुरु ने उन्हें एक बहुत ही अजीब सा काम दिया। अजीब तो था ही, पर गहरा भी बहुत था। गुरु ने जीवक से कहा, जाओ आसपास के जंगलों में घूमो और कोई एक ऐसा पौधा खोज कर लाओ जिसका दवा के तौर पर कोई इस्तेमाल ना हो। कमाल का टेस्ट है। मतलब 7 साल की पढ़ाई के बाद आपको वो चीज खोजने को कहा जा रहा है जो नहीं है। एग्जैक्टली। तो जीवक गए और कई दिनों तक भटकते रहे और जब वापस लौटे तो उनके हाथ खाली थे। और यही तो उनकी असली परीक्षा थी। खाली हाथ लौटना ही उनकी कामयाबी थी। अच्छा। उन्होंने अपने गुरु से कहा, मुझे कोई भी ऐसा पौधा नहीं मिला जिसका कोई औषधीय गुण ना हो। हर चीज में कुछ ना कुछ है। ये जवाब सिर्फ एक होशियार स्टूडेंट का जवाब नहीं लगता। इसके पीछे एक पूरी सोच है ना? एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल, ये उनका यूरेका मूवमेंट था एक तरह से। उन्होंने समझ लिया था कि प्रकृति में कुछ भी बेकार नहीं है। हाँ। हर पत्ते, हर जड़, हर फूल का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई गुण है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच। हाँ, वो चीजों को अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ देख रहे थे। और यही सोच एक अच्छे डॉक्टर को एक महान डॉक्टर बनाती है। और यही होलिस्टिक नजरिया सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही चीज उनकी सर्जरी में भी दिखाई देती है, जो उस जमाने के हिसाब से मतलब लगभग नामुमकिन लगती है। हाँ, अब हम किताबी ज्ञान से निकलकर असल दुनिया में आते हैं, जहां जीवक का असली हुनर सामने आता है। बौद्ध ग्रंथों में एक जिक्र आता है जिसे पढ़कर तो मैं सच में चौंक गई। ब्रेन सर्जरी वाला? हाँ, उन्होंने एक मरीज की ब्रेन सर्जरी की थी। मतलब सिर की हड्डी को खोलकर अंदर से कीड़े निकाले थे। 1 मिनट, ये कैसे मुमकिन है उस जमाने में, बिना एनेस्थीसिया, बिना आधुनिक औजारों के? आपका चौंकना लाजमी है। इसे आज की भाषा में ट्रेपेनेशन कहते हैं। ट्रेपेनेशन। हाँ, और ये आज भी एक बहुत जटिल सर्जरी मानी जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए उस दौर की। आपके पास एक्सरे नहीं है, एमआरआई नहीं है, आपको पता नहीं कि अंदर असल में क्या चल रहा है। आपके पास सिर्फ आपका अनुभव है, आपकी उंगलियों का स्पर्श और आपका अंदाजा। ये तो सुनने में ही डरावना लग रहा है। मतलब संक्रमण का कितना बड़ा खतरा रहा होगा। बिल्कुल। मरीज को दर्द कितना हुआ होगा। यही तो जीवक की प्रतिभा का शिखर है। ये बताता है कि उन्हें सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था, उन्हें ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर की संरचना। हाँ, मानव शरीर की संरचना की असाधारण समझ थी। उन्हें ठीक ठीक पता था कि सिर में कहाँ कितना गहरा काटना है ताकि दिमाग को नुकसान न पहुंचे। बाप रे।
ये वैसा ही है जैसे कोई अंधेरे कमरे में एक बेहद नाजुक ताला खोलने की कोशिश कर रहा हो, सिर्फ अपनी समझ और हुनर के दम पर। और ये कोई इकलौता कारनामा नहीं था उनका। नहीं। एक और मामले का जिक्र है जहां उन्होंने आंतों में पड़ी गांठ का ऑपरेशन किया था, जिसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। हाँ। ये भी पेट की एक बहुत गंभीर और इन दो उदाहरणों को साथ में देखिए। एक है न्यूरोसर्जरी, दिमाग की, और दूसरा है एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की। ये दो पूरी तरह से अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्र हैं। सही बात है। इससे पता चलता है कि जीवक सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, वो एक सुपर स्पेशलिस्ट थे जिनकी रेंज बहुत बड़ी थी। मतलब एक ही समय में न्यूरोसर्जन भी और गैस्ट्रोसर्जन भी। बिल्कुल। जाहिर है इतने बड़े हुनर को पहचान भी मिली होगी। हाँ बिल्कुल। वो मगध के आजा बिंबिसार के शाही चिकित्सक बने। हाँ, और शाही चिकित्सक होना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। जरा उस दबाव की कल्पना कीजिए। राजा की सेहत सिर्फ एक इंसान की सेहत नहीं है, वो पूरे साम्राज्य की स्थिरता है। अगर राजा बीमार पड़ जाए तो पूरा साम्राज्य हिल सकता है। हाँ, दुश्मन देश हमला कर सकते हैं, राज्य में विद्रोह हो सकता है। मतलब जीवक के कंधों पर सिर्फ एक मरीज की जान बचाने की नहीं, बल्कि पूरे मगध साम्राज्य को स्थिर रखने की जिम्मेदारी थी। उनकी एक छोटी सी चूक से इतिहास का रुख बदल सकता था। बिल्कुल। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो सत्ता के केंद्र में थे। राजा बिंबिसार तो उन्हें इतना मानते थे कि एक बार इलाज से खुश होकर अपनी सारी रानियां, 16,000 दासियां और 500 रथ उन्हें इनाम में दे दिए थे। क्या बात है। हालांकि जीवक ने वो सब बुद्ध को दान कर दिया था। ये दिलचस्प है। एक तरफ वो सियासत और सत्ता के इतने करीब हैं, राजाओं का इलाज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनका झुकाव एक ऐसे सन्यासी की तरफ है जिसने राजपाट सब त्याग दिया था। ये एक बड़ा विरोधाभास नहीं है? मुझे ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक संतुलन लगता है। अच्छा। शायद महलों की राजनीति और इंसानी बीमारियों की पीड़ा को इतने करीब से देखकर ही उन्हें किसी गहरी शांति की तलाश हुई होगी, और वो तलाश उन्हें बुद्ध के पास ले गई। वो सिर्फ बुद्ध के भक्त नहीं बने, बल्कि उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक बन गए। हाँ, उनके सबसे बड़े दान का जिक्र आता है आम्रवन, यानी आम का एक बहुत बड़ा बगीचा। उन्होंने वो पूरा बगीचा बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा दान नहीं था। आज के जमाने में इसकी तुलना किसी अरबपति के अपनी पूरी संपत्ति दान करने से की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये एक बयान था। जीवक अपनी पूरी ताकत और हैसियत बुद्ध के विचारों के पीछे लगा रहे थे। वो जगह जीवक आम्रवन विहार बाद में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनी, जहां बुद्ध अक्सर रुकते और उपदेश देते थे। लेकिन उनका योगदान सिर्फ पैसा या जमीन दान करने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, यहीं पर उनका वो वैज्ञानिक दिमाग फिर से सामने आता है। सही बात है। उन्होंने संघ के भिक्षुओं के लिए कुछ बहुत ही व्यवहारिक नियम बनाने का अनुरोध बुद्ध से किया था। और ये बहुत जरूरी बात है। उस समय भिक्षु अक्सर फेंके हुए गंदे या पुराने कपड़े पहनते थे, जिसे वो त्याग का प्रतीक मानते थे। लेकिन जीवक एक डॉक्टर होने के नाते जानते थे कि गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। तो उन्होंने बुद्ध से कहा कि भिक्षुओं को साफ सुथरे कपड़े पहनने की इजाजत दी जाए। हाँ। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि अगर कोई भिक्षु बीमार पड़े तो उसे उचित चिकित्सा लेने की अनुमति हो। बिल्कुल। ये बहुत क्रांतिकारी बात थी उस समय के हिसाब से। ये दिखाता है कि जीवक आध्यात्म को अंधभक्ति की तरह नहीं देख रहे थे। सही। वो अपनी मेडिकल समझ का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि संघ को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रखा जा सके। उनका संदेश साफ था, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन की साधना कैसे करोगे? एक बीमार शरीर एक स्वस्थ मन का आधार नहीं बन सकता। एग्जैक्टली। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्म को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी बना दिया। ये सोच तो आज के जमाने में भी बहुत आगे की लगती है। सही कहा। वो शरीर के डॉक्टर थे और बुद्ध मन के। जीवक ने इन दोनों के बीच एक पुल बना दिया। वो समझ गए थे कि एक को ठीक किए बिना दूसरा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। अब एक और मजेदार बात पर आते हैं जो उनके नाम में ही छिपी है। उनके नाम के आगे कुमार भृत्य क्यों लगता है? ये भी उनकी कहानी का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसके दो मतलब हैं और दोनों ही उन पर लागू होते हैं। अच्छा। पहला, आयुर्वेद में कुमार भृत्य बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक्स की शाखा को कहते हैं। जीवक एक माहिर बाल रोग विशेषज्ञ भी थे। अच्छा, तो वो बच्चों के भी डॉक्टर थे। ये तो उनकी प्रतिभा का एक और पहलू है। हाँ, और इसका दूसरा ज्यादा व्यक्तिगत कारण है। वो क्या? उन्हें बचपन में मगध के राजकुमार अभय ने पाला पोसा था। चूंकि उन्हें एक कुमार ने पाला था, इसलिए भी उन्हें कुमार भृत्य कहा गया, यानी कुमार द्वारा पाला गया। वाह,
मतलब उनके नाम में ही उनकी प्रोफेशनल पहचान और उनकी निजी कहानी दोनों छिपी हुई हैं। ये तो सच में बहुत गहरा है। उस समय नाम सिर्फ पहचान के लिए नहीं होते थे, वो आपकी पूरी कहानी बयां कर देते थे। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो जीवक की शख्सियत के कौन से रंग सबसे ज्यादा उभर कर सामने आते हैं? मेरे लिए सबसे पहला रंग है एक जिज्ञासु छात्र का, जो तक्षशिला में प्रकृति के हर कण में ज्ञान खोज रहा था। दूसरा रंग है एक निडर और जीनियस सर्जन का, जो उस दौर में चिकित्सा की हदों को तोड़ रहा था। तीसरा रंग है एक भरोसेमंद सलाहकार का, जिस पर एक पूरे साम्राज्य की स्थिरता का दारोमदार था। और शायद सबसे अहम रंग एक दयालु इंसान का है, जिसने अपनी सारी दौलत, शोहरत और हुनर को आध्यात्म और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। संक्षेप में कहें तो वो एक ऐसे पुल थे जो शरीर को आत्मा से, विज्ञान को करुणा से और सत्ता को सेवा से जोड़ता था। उनकी कहानी सिर्फ चिकित्सा के इतिहास का एक अध्याय नहीं है, ये इंसानियत का एक पाठ है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। जीवक का मानना था कि प्रकृति की हर चीज में औषधीय गुण है, कुछ भी बेकार नहीं है। आज की हमारी मॉडर्न मेडिसिन, जो अक्सर एक बीमारी के लिए एक खास केमिकल या एक सिंथेटिक दवा पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, वो जीवक के इस होलिस्टिक, इस समग्र नजरिए से क्या सीख सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति में आज भी उन बीमारियों का इलाज छिपा हो जिन्हें हम लाइलाज मानते हैं और हम बस सही नजर से देख नहीं पा रहे हैं?